वो दिन दूर नहीं है जब कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो को अपना इस्तीफा सौंपना पड़ेगा। क्यों कह रहा हूं मैं ऐसा? इसलिए क्योंकि विपक्ष उनके इस्तीफे की मांग एक लंबे अरसे से करता चला आ रहा है और उनकी सरकार बहुत जल्द अल्पमत में आने वाली है। कई सहयोगी दलों ने उनकी सरकार से अपना समर्थन वापस ले लिया है। इसके साथ साथ जस्टिन ट्रूडो आज एक बहुत ही बड़े मामले में घिरे दिखाई दे रहे हैं। कनाडा में इस बात की इंक्वायरी चल रही है कि क्या विदेशी ताकतें कनाडा के चुनाव को प्रभावित करती हैं। इस बाबत इंक्वायरी कमेटी की एक रिपोर्ट सामने आई है जिसमें स्पष्ट तौर से कहा गया है कि चीन का बड़ा दखल कनाडा के स्थानीय और राजनीति में बड़े पैमाने पर है। इसकी वजह से एक और इंक्वायरी कमेटी के सामने अब जस्टिन ट्रूडो को खड़ा होना पड़ रहा है और जवाब देना पड़ रहा है। याद कीजिए, आज से 1.5 साल पहले कनाडा की सरकार ने चीन के सबसे बड़े राजनयिक को कनाडा से निष्कासित कर दिया था। उसके बाद से चीन और कनाडा के संबंध बहुत ही निचले स्तर तक पहुंच गए हैं। जस्टिन ट्रूडो कनाडा के साथ अपने संबंध सुधारना चाहते हैं। इसके साथ साथ उनकी घटती लोकप्रियता उनको बाध्य कर रही है वो कि किसी भी तरीके से वो अपने आप को बचा सके। ऐसा बताया जा रहा है कि तमाम जो ओपिनियन पोल्स हैं उसके आधार पर जस्टिन ट्रूडो अपनी लोकप्रियता तकरीबन 20 पॉइंट उसमें गिरावट देख चुके हैं। यानी कि अभी जो मौजूदा स्थिति बन रही है उसमें कट्टरपंथी संगठन, सिख संगठन खास करके, जैसे कि डेमोक्रेटिक पार्टी जिसके नेता हैं गुरमीत सिंह, इन सभी लोगों ने भी अपना समर्थन ट्रूडो सरकार से वापस ले लिया है। गुरमीत सिंह की पार्टी ने अपना समर्थन वापस लेते समय इस बात पर स्पष्टता रखी कि वो तभी समर्थन देंगे जब ट्रूडो सरकार सिख सेपरेटिस्ट ग्रुप्स का समर्थन करने वाले तमाम धड़ों को एक साथ बांध कर चलेगी। जाहिर सी बात है, अब ट्रूडो साहब के पास विकल्प क्या है? विकल्प यह है कि उन्हें चीन के साथ अपने संबंध ठीक करने हैं। जो तमाम सिख संगठन हैं उनके साथ उनके व्यवहार को ठीक करना है। तकरीबन 3.5 लाख मतदाता हैं कनाडा में, जिनमें से 18 लाख भारतीय मतदाता हैं, बहुतायत उसमें सिख हैं। इस सिख वोट को पाने के लिए ट्रूडो साहब कुछ भी करने को तैयार हैं। आप जरा सोचिए, क्या किसी देश के प्रधानमंत्री के द्वारा इस तरह का बयान जारी किया जा सकता है कि एक अलगाववादी नेता हरपाल सिंह निज्जर की हत्या गैंग वॉर की वजह से हुई है? हरपाल सिंह निज्जर आखिरकार कौन है? भारत में सक्रिय रहे KTF खालिस्तान टास्क फोर्स का वो सरगना था। 1998 में फर्जी पासपोर्ट पर कनाडा पहुंचा। 2001 के बाद में उसने कैसे कनाडा की नेशनैलिटी ली, इसके बारे में कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है। सिख सेपरेटिज्म को लगातार निज्जर बढ़ावा देता रहा है और भारत के आतंकवादी लिस्ट में उसका नाम शामिल है। कनाडा की सरकार से कई बार भारत ने निज्जर को एक्स्ट्राडाइट करने की बात कही है। इस व्यक्ति के समर्थन में इसकी हत्या के जांच के लिए ट्रूडो साहब किसको जिम्मेदार मानते हैं? सबसे पहले गैंग वॉर नाम लेते हैं लॉरेंस बिश्नोई। फिर कहते हैं कि लॉरेंस बिश्नोई के साथ साथ भारतीय उच्चायोग के तमाम वरिष्ठ अधिकारी इसमें शामिल थे, क्योंकि भारतीय उच्चायोग जो कनाडा में स्थित है उसके तमाम वरिष्ठ अधिकारी उन सभी लोगों को जिन्हें पर्सन ऑफ इंटरेस्ट भारत मानता है, जो सिख आतंकवाद या सेपरेटिज्म से जुड़े हुए हैं, उनके बारे में इंटेलिजेंस गैदर करते हैं भारतीय उच्चायोग के अधिकारी। यही इंटेलिजेंस भारत सरकार को दी जाती है। भारत सरकार इसे अपने खुफिया एजेंसियों को देती है और खुफिया एजेंसियां गैंग्स को कॉन्ट्रैक्ट किलिंग का काम देती हैं, जिसमें लॉरेंस बिश्नोई का गैंग शामिल है। यानी कि सीधे तौर पर जस्टिन ट्रूडो साहब मानते हैं कि भारत सरकार हिट यानी कि सुपारी किलिंग के लिए गैंग्स का इस्तेमाल करती है। यह बात अपने आप में गले के नीचे उतरती नहीं है, लेकिन यही कनाडा के प्रधानमंत्री बोल रहे हैं। जाहिर सी बात है, वो जो बोल रहे हैं इसका इंप्लीकेशन मैं आपको बताऊंगा,
लेकिन अब जरा यहां चर्चा कर लेते हैं लॉरेंस बिश्नोई की। लॉरेंस बिश्नोई फिलहाल साबरमती जेल में बंद है। उसके ऊपर मर्डर, सुपारी किलिंग, एक्सट्रॉशन, ड्रग डीलिंग, गैंग वॉर, इस तरह के कई आरोप हैं। सिर्फ 32 साल का है लॉरेंस बिश्नोई। 700 के आसपास उसके गैंग मेंबर्स हैं, ऐसा बताया जाता है। बिश्नोई गैंग का प्रभाव भारत, कनाडा, जर्मनी और अमेरिका में है। इस गैंग का प्रभाव भारत के कई राज्यों में है। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात, झारखंड, यहां तक कि मध्य प्रदेश। ऐसा माना जाता है कि 2022 में जो सुपारी किलिंग हुई थी पंजाबी रैप सिंगर सिद्धू मूसेवाले की मनसा गांव में, वो बिश्नोई गैंग के इशारे पर ही हुआ था, खास करके लॉरेंस बिश्नोई की वजह से। उसके बाद देखिए बिश्नोई गैंग की प्रमुखता कहां तक बढ़ जा रही है। अब कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो कहते हैं कि निज्जर हत्याकांड में भारत सरकार ने बिश्नोई गैंग की मदद ली। बिश्नोई गैंग का नाम अब इसलिए भी सामने आया क्योंकि सलमान खान के घर के बाहर जो शूट आउट हुआ था उसमें बिश्नोई गैंग के शूटर्स इन्वॉल्व थे, ऐसा कहा जा रहा है। मुंबई पुलिस का यह दावा है। और हाल ही में एनसीपी के नेता बाबा सिद्दीकी, जो कि सलमान खान के काफी करीबी बताए जाते हैं, शाहरुख खान के करीबी बताए जाते हैं, बॉलीवुड के बहुत सारे फिल्म स्टार्स के करीबी हैं, उनका बहुत बड़ा प्रॉपर्टी का बिजनेस भी था, वो पहले कांग्रेस के नेता थे, उनकी हत्या की जिम्मेदारी भी बिश्नोई गैंग के शूटर्स पर है। बिश्नोई गैंग 2018 से सुर्खियां बटोर रहा है साहब। सबसे पहले बिश्नोई गैंग ने सलमान खान के ऊपर सुपारी किलिंग की बात कही थी और कहा था कि वो सलमान खान को मार डालेंगे क्योंकि सलमान खान ब्लैक बक केस में इन्वॉल्व है। राजस्थान के बिश्नोई समाज ने लॉरेंस बिश्नोई का समर्थन किया था। उसके बाद ऐसा माना जाता है कि सिख अलगाववादी नेता और गैंगस्टर सुखा दिने का बिश्नोई गैंग के इंस्ट्रक्शन पर ही मारा गया। यहां तक कि कई ऐसे पंजाबी सिंगर्स हैं जैसे कि एपी ढिल्लों, जिप्पी गेरेवाला, इनके घर के बाहर जो फायरिंग हुई है और उसके बाद जो एक्सट्रॉशन की बातें निकल कर आई हैं, यह भी लॉरेंस बिश्नोई गैंग और लॉरेंस बिश्नोई के ऊपर इसका भी ठिकरा फोड़ा जा रहा है। बिश्नोई गैंग को इस बात का भी जिम्मेदार माना जाता है कि करनी सेना का एक जो नेता था सुखदेव सिंह गोगामेदी, जिसकी हत्या दिसंबर 2023 में हुई थी, यह हत्या भी सुपारी किलिंग थी। और बिश्नोई गैंग के बहुत ही क्लोज एसोसिएट रोहित गोदारा ने इसकी जिम्मेदारी भी ले ली थी। यानी कि लॉरेंस बिश्नोई बड़े पैमाने पर आज भारत में कनेक्टेड है। सिर्फ 32 साल का है साहब। क्यों वो इतना बड़ा डॉन बनता दिख रहा है कि आज दाऊद इब्राहिम, छोटा राजन वगैरह सब उसके सामने बहुत छोटे दिखाई देते हैं। ऐसा बताया जाता है कि मौजूदा परिस्थिति में लॉरेंस बिश्नोई का कोई अंडरवर्ल्ड में बाप नहीं है। वो खुद मुख्तार है, वो खुद का इंस्पिरेशन है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का उसने जबरदस्त इस्तेमाल किया है और वो बहुत ही यंग शूटर्स, यंग टैलेंट को अंडरवर्ल्ड की तरफ आकर्षित करता है। आमतौर पर जुवेनाइल लोगों का इस्तेमाल करता है जिनकी उम्र 14 साल से 17 साल के भीतर हो, चाहे वो एक्सट्रॉशन के लिए हो, टारगेट किलिंग के लिए हो, चाहे फायरिंग करने के लिए हो, क्योंकि ऐसे लोगों पर जुवेनाइल एक्ट लगता है और ये लोग लंबे समय तक जेल में नहीं होते और बहुत जल्द आकर्षित हो जाते हैं, क्योंकि लॉरेंस बिश्नोई की जो लाइफस्टाइल अभी तक दिखाई गई है सोशल मीडिया पर, वो जबरदस्त है। लॉरेंस बिश्नोई इसलिए भी बहुत प्रमुख माना जाता है क्योंकि वो पुलिस के कनेक्शंस उसके बड़े अच्छे हैं। साबरमती जेल में है साहब, लेकिन यूथ अकाली लीडर विकी मिदुखेरा की जब हत्या हुई थी उस वक्त जेल से बाहर निकलकर, जेल से बाहर यानी कि बैरक से बाहर निकलकर 4 दिनों के बाद उसने मोबाइल फोन से अपने सहयोगी गोल्डी बरार से अमेरिका में बात की थी और उसने बदला लेने की पूरी प्लानिंग की थी। इसी बदले का शिकार हुआ था रैप सिंगर सिद्धू मूसेवाला, क्योंकि उसने कनाडा में रहने वाले एक गैंगस्टर के समर्थन में उसकी जिंदगी को ग्लोरीफाई करता हुआ एक गाना गाया था। अब आप कहेंगे कि लॉरेंस बिश्नोई कौन है? ये एक बहुत ही अच्छे परिवार से आने वाला व्यक्ति है। फजल का
के आसपास का, जो कि चंडीगढ़ लॉ की पढ़ाई करने के लिए पहुंचा था। चंडीगढ़ में उसका संबंध यूथ अकाली लीडर विकी मधुखेरा से हुआ। 2011 में विकी मधुखेरा ने बिश्नोई को स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पंजाब यूनिवर्सिटी का प्रेसिडेंट घोषित किया था। ऐसा माना जा रहा है कि मधुखेरा की हत्या के बाद इसी संबंध की वजह से लॉरेंस बिश्नोई ने सिद्धू मूसेवाला की हत्या करवाई। कुल मिलाकर देखा जाए तो हम अगर लॉरेंस बिश्नोई गैंग के ऑपरेशंस की बात देखें तो इसमें सबसे ज्यादा इसका ऑपरेशन का एरिया पंजाब, सिख संबंधी तमाम सेपरेटिस्ट ग्रुप्स, ड्रग ट्रेड, एक्सट्रॉशन और टारगेटेड किलिंग से जोड़ सकते हैं। अब पंजाब से लॉरेंस बिश्नोई का संबंध सीधे निकलता है कनाडा तक। कनाडा में जो तमाम सिख सेपरेटिस्ट ग्रुप्स हैं उनका संबंध पंजाब से बहुत पुराना है। वो सिर्फ खालिस्तान की बात तो करते नहीं हैं, वो पंजाब में ड्रग के धंधे को, एक्सट्रॉशन के धंधे को, टारगेट किलिंग को, ह्यूमन ट्रैफिकिंग को भी बढ़ावा देते हैं। और ये सारे ताल जुड़ जाते हैं कनाडा से, क्योंकि कई ऐसे जाने माने क्रिमिनल्स हैं जिन्होंने भारत से अपनी जान बचाने के लिए कनाडा और अमेरिका में शरण ली। सबसे पहले ये लोग कनाडा जाते हैं और वहां से फिर धीरे से अमेरिका घुस जाते हैं। अब सवाल यह है कि ये जो पूरा ऑर्गेनाइज्ड गैंग है ये अलग अलग फैक्शंस में बटा हुआ है, और ये फैक्शंस का बंटवारा कनाडा में है, जहां पर जो सिख सेपरेटिस्ट्स हैं उनके अलग अलग गुट हैं, उनके अलग अलग धड़े हैं, और ये जो एक्सट्रॉशन का रैकेट है अलग अलग धड़ों का अलग अलग है। तो कनाडा की सिख सेपरेटिस्ट ग्रुप्स की लड़ाई भारत की धरती पर लड़ी जा रही है साहब। और इसके साथ साथ हम इस बात से अपने आप को अनभिज्ञ नहीं रख सकते कि पंजाब में जो कुछ हो रहा है उसे लेकर पाकिस्तान का भी परोक्ष या अपरोक्ष समर्थन है। पंजाब एक बहुत बड़ा ड्रग ट्रैफिकिंग का रूट है, जिसके जरिए देश के कई कोनों में ड्रग्स पहुंचाया जा रहा है पाकिस्तान और अफगानिस्तान से। पंजाब सेपरेटिस्ट ग्रुप्स जो कि कनाडा में सक्रिय हैं, उनका संबंध पाकिस्तान के इन ड्रग माफिया लॉर्ड्स और उसके साथ साथ पाकिस्तान की आईएसआई के साथ भी है। तो कुल मिलाकर यह एक जबरदस्त कॉम्प्लेक्स वेब है जिसमें स्रोत कनाडा है। अब ऐसे में एक सवाल रखना चाहता हूं कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो के सामने। भाई ट्रूडो साहब, आप यह बताइए, क्या आपके देश में जो सेपरेटिस्ट सिख गैंग वॉर चल रहा है उसके बारे में आप कुछ कहना चाहते हैं? उसके बारे में आप कोई कार्रवाई करना चाहते हैं? ये सिख सेपरेटिस्ट्स ड्रग्स का बड़ा कारोबार कर रहे हैं, वो ड्रग्स जो कि घूम फिरकर कनाडा और अमेरिका तक पहुंच रहा है। क्या उस पर आप नकेल कसना चाहते हैं? क्या आप खालिस्तान जैसे एक नोशन को हवा देकर हिंदुस्तान को डिस्टेबलाइज करना चाहते हैं? ठीक वही तरीका जो पाकिस्तान इख्तियार कर रहा है। क्या आपने अपने जमीन पर एक मिनी पाकिस्तान पैदा नहीं कर दिया है जहां पर सिख सेपरेटिस्ट ग्रुप्स एक आतंकवादी संगठन की तरह अब काम कर रहे हैं और आपकी जमीन आतंकवाद को प्रायोजित और प्रोत्साहित करने के लिए इस्तेमाल की जा रही है? क्या आप एक व्हाइट वेस्टर्न पाकिस्तान कनाडा में क्रिएट नहीं कर रहे हैं? और यह नया पाकिस्तान जो आप अपनी जमीन पर क्रिएट कर रहे हैं ट्रूडो साहब, क्या यह कनाडा के राष्ट्रहित, अमेरिका के राष्ट्रहित, ब्रिटेन के राष्ट्रहित, ऑस्ट्रेलिया के राष्ट्रहित में है? और अगर नहीं तो फिर यह कौन सा खेल आप खेल रहे हैं? आप तमाम गैंग्स के बारे में चर्चा कर रहे हैं। एक प्रधानमंत्री जब गैंग वॉर की चर्चा करने लगे तो समझ जाइए कि आपके पतन का रास्ता आपके सामने है।